नमस्कार फ्रेंड, वेलकम आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेड एंड जॉइंट। तो बेड एंड जॉइंट में क्या होता है कि जैसे ये आपको राइट एंगल्स नज़र आ रहा है, यहाँ इन दोनों को अपन बोलते हैं एक फ्यूजन फेस बोलते हैं इनको, और बीच में हम लोग बेडिंग क्या करते हैं। तो बेडिंग जो करते हैं ना, तो जो ये डायमेंशन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को, इसको अपन बोलते हैं लेग। ये अगर इक्वल है तो इसको इक्वल लेग बोलेंगे, और अनइक्वल है तो अनइक्वल लेग्स बोलते हैं इनको। तो अगर ये इक्वल लेग है तो हम इक्वल में क्या करेंगे, जो ये लेग है, लेग का जो जितनी डायमेंशन है उसको साइज ऑफ बेड बोलते हैं। अनइक्वल में जो शॉर्टर होगा, जो कम से कम लेंथ होगी, उसको हम साइज ऑफ बेड ले सकते हैं। तो एक्चुअली में जो ये आपको दिखाई दे रही है बिग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इसको अपन थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। ये एक मिनिमम डायमेंशन होती है फ्लैट बेल्ट के अंदर। अब दोस्तों, जहाँ से भी हम बेल्डिंग करते हैं, बेल्डिंग अगर फैल होगी तो वहीं से फैल होगी जहाँ थ्रोट थिकनेस है। थ्रोट थिकनेस एक्चुअली में सबसे मिनिमम थिकनेस होती है। अगर उसके एरिया लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एक मिनिमम वो एरिया आएगा। जैसे सपोज है हमारे एक लैप जॉइंट है, इस लैप जॉइंट में हमने यहाँ से फ्लैट बेल्ट कर दी। करने के बाद में यहाँ पर जो दिखाई देगा, यहाँ पर अच्छा खासा एरिया मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। जो फ्लैट बेल्ट है, जो ये स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये आपकी है थ्रोट थिकनेस, जो मिनिमम है काफ़ी। और इस लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इफेक्टिव एरिया मिल जाएगा, और इसी जगह से फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे, हम इफेक्टिव एरिया के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे और इफेक्टिव लेंथ को जानने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो इसमें मैंने एक आपको दिखाया हुआ है, ये लैप जॉइंट है और ये लेग है, और ये भी इसकी लेग है। ये थ्रोट थिकनेस दिखाई दे रही है। एक्चुअली में ये वाली जो है टॉय कहलाता है, ये यहाँ से लेके ये वाली डिशन और ये भी टॉय कहलाती है। इसको अगर आप ढंग से देखना चाहो तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो बेल्डिंग वाला एरिया होगा, जो हमने बेल्ट किया हुआ लैप जॉइंट में, वो इस टाइप से दिखाई देगा। ये हमारी बेल्ट ऑफ साइज है, बेल्ट साइज है, ये भी अपनी बेल्ट ऑफ साइज है। और ये जो है देखो 90 डिग्री के एंगल पे था, ये 45, ये 45 है। ये जो दिखाई दे रही है, ये आपको अपनी थ्रोट थिकनेस दिखाई दे रही है, थ्रोट थिकनेस है। और इधर की साइड में थ्रोट थिकनेस है, तो अपन ये कॉस थीटा, कॉस 45/t अपन के ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर अपन थ्रोट थिकनेस के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हालांकि ये सारी वैल्यूज हमारे लिए कोड में दे रखी है। आप ये सारी वैल्यूज जो देखना चाहते हो कोड में, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगी साइड ऑफ बेल्ट की। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखिए, फ्लैट बेल्ट should not be used if angle between fusion faces is less than 60 डिग्री और greater than 120 डिग्री। ठीक है, ये आपको टेबल नंबर 22 में, पेज नंबर 78 में कोड में मिल जाना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि भाई 60 यहाँ दे रखा है, 60 से कम नहीं होना चाहिए फ्लैट बेल्ट के लिए, और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों की हम 60 से लेके 120 डिग्री के जो एंगल है, उसके भीतर हम लोग फ्लैट बेल्ट यूज किया करते हैं। ठीक है जी। तो अगर हमें थ्रोट थिकनेस निकालनी है, तो थ्रोट थिकनेस का एक फॉर्मूला है, जो कि मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ बेल्ट होगा। कि एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है फ्यूजन फेसेस के बीच के एंगल पर। जो ये फ्यूजन फेसेस है, ये फ्यूजन फेसेस है, ये फ्यूजन फेसेस है, इनके मिडिल में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। ये सारी वैल्यूज आपको कोड में दे रखी होंगी, पेज नंबर 78 पर, टेबल नंबर 22 में मिल जानी है। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों ने क्या है, साइज ऑफ बेल्ट हमने बात की। यहाँ पर देखो, ये तो के की वैल्यूज है जो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये के की वैल्यूज है, जो के की वैल्यू एंगल पर डिपेंड कर रही हैं। साइज ऑफ बेल्ट है, तो साइज ऑफ बेल्ट के बाद में डिपेंड करेगा साइज ऑफ बेल्ट थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। अगर 0 से 10 है तो 3 mm होगी, अगर 11 mm से लेकर 20 mm है तो 5 mm होगी, अगर 21 से 32 है तो 6 mm होगी, अगर 32 से लेकर के 50 mm तक है तो फर्स्ट होगी 10 mm टोटली। पर फर्स्ट जो रन हम चालू करेंगे, वो 8 mm का होगा, सेकंड रन होगा 2 mm का होगा, टोटल हमारी हो जाएगी 10 mm हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे के की वैल्यूज है, के की वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं, वो फ्यूजन फेसेस पर डिपेंड करेगी कि दोनों एंगल फ्यूजन फेसेस के बीच में कितना एंगल है। तो 60 डिग्री से 90 डिग्री होगा तो 0.7 होगा, 91 से 100 तक आएंगे तो 0.65 होगा, और 101 से 106 तक 0.6 होगा, 107 113 तक 0.55, और 114 डिग्री से लेकर 120 तक 0.5 तक होगा। अब हम देखेंगे क्या है कि मिनिमम साइज ऑफ बेल्ट
कि एक्चुअली मैक्सिमम साइज ऑफ बेड, कि मैक्सिमम साइज ऑफ बेड कितना होना चाहिए। देखो मिनिमम साइज ऑफ बेड तो हम लोगों ने यहाँ से पता कर ही लिया था कि भाई मिनिमम साइज ऑफ बेड क्या होगी। अगर आपको जब आप डिजाइन करोगे तो आपके पास दोनों चीज़ें पता होना चाहिए कि मिनिमम साइज ऑफ बेड कितनी होगी और ये मिनिमम साइज ऑफ बेड है। ओके, ये मिनिमम साइज ऑफ बेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ बेड, मिनिमम साइज ऑफ बेड, ठीक है जी, ये मिनिमम साइज ऑफ बेड है। तो एक मैक्सिमम साइज ऑफ बेड का पता होगा तो उसके बीच में जितनी भी हमारे पास में आएगा वो हम निकाल लेंगे। सॉरी, हाँ, मैक्सिमम साइज ऑफ बेड 4 स्क्वायर एज के लिए, अगर ये स्क्वायर एज है, दोनों स्क्वायर एज है और यहाँ पे ये लैप जॉइंट है और हमने यहाँ पे बेडिंग कर दी है, तो जो ये जो ऊपर की साइड में दिखाई दे रही है प्लेट, उससे 0.15 हमें लेस कर, इसकी थिकनेस टोटल, इसकी थिकनेस माइनस की जो थिकनेस ऑफ प्लेट, इसकी थिकनेस में से 0.15 हमको लेस कर देना है। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस के 1.5 हो जाएगा। ये केवल किसके लिए है? स्क्वायर एज के लिए। तो स्क्वायर एज के लिए है, तो हमारी जो वैल्यूज आ जाएगी, हमें मैक्सिमम साइज ऑफ बेड मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा IS कोड 800/2007 क्लॉज 10.5.81 और पेज नंबर 79 पर। और है राउंडेड एज, जितनी भी है राउंडेड एज में आपको चैनल सेक्शन हो जाएगा, एंगल सेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसमें क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ प्लेट होगा। तो ये जो चीज़ है ये आपको मिलेगी यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ बेड। तो ये आपको कोड पे मिल जाएगा, क्लॉज नंबर है 10.5.8.2 और पेज नंबर है 79। ओके, तो अब है हमारे पास में देखो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट। अब जब हम बेल्डिंग कर रहे हैं किसी जगह, जैसे बेल्डिंग हमने कर दी, यहाँ से स्टार्टिंग हमने की है और यहाँ पर हमने एंड कर दी। जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं और जहाँ एंड करते हैं वहाँ पर अच्छे से बेल्डिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से एक्चुअल लेंथ ऑफ बेल्ट आपकी मान के चलो सपोज डेट एक कैपिटल L है, पर इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है, जहाँ पर हमने एंड किया है, उसको छोड़ करके हमें जो मिलेगा वो इफेक्टिव लेंथ मिलेगी। तो ये आप बोलोगे कि भाई साहब ये है क्या चीज़, ये कितना छोड़ना पड़ेगा, है क्या, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइज ऑफ बेल्ट के बराबर मान लेते हैं कि यार साइज ऑफ बेल्ट जितनी होगी स्टार्टिंग में, इतना साइज ऑफ बेल्ट के बराबर डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे और साइज ऑफ बेल्ट, तो ये 2 होगी। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ बेल्ट हो जाएगा, तो उससे अपन को इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गया। जैसे कि एक्चुअल लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, पर स्टार्टिंग में और लास्ट में ढंग से बेल्डिंग नहीं हो पाती है, ये हमने साइज ऑफ बेल्ट के बराबर मान लिया, ये दोनों हैं। तो एक्चुअल लेंथ में से क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ बेल्ट को एक माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर इफेक्टिव एरिया ऑफ बेल्ट, देखो इफेक्टिव एरिया, तो इफेक्टिव एरिया की क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट आएगा और मल्टीप्लाई में थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। तो थ्रोट थिकनेस हमने स्टार्टिंग में निकालना सीख लिया था कि कैसे हमें थ्रोट थिकनेस निकालनी है। तो उसमें थ्रोट थिकनेस बराबर K मल्टीप्लाई बाई S, S है तो साइज ऑफ बेल्ट है आपकी, K आपके फ्यूजन एंगल्स हैं बीच में, उनसे पता लग जाएगा आपको। 60 से लेकर 90 तक है 0.7 हो जाएगा, 91 से लेकर के आपके 100 तक आप आओगे तो 0.65 हो जाएगा, जो कि उसमें हमें कोड में दे रखा है। वो थोड़ा सा एक आइडिया के लिए याद करना पड़ सकता है, थोड़ा याद रहेगा तो ठीक ही रहेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद में क्या आता है, आपको मिल रही है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेल्ट हम निकालने के लिए जो इफेक्टिव एरिया हमने निकाला हुआ है, इफेक्टिव एरिया मल्टीप्लाई परमिसिबल स्ट्रेस इन बेल्ट। अब जब आप WSM में आओगे तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ बेल्ट मिलेगी 110 मेगापास्कल। अब जैसे हम LSM में डिजाइन करते हैं तो LSM में क्या होता है, FS बराबर ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस है FU/K√3 गामा MW। अब ये आपको मिल जाएगी कोड के अंदर मिल जाएगा, क्लॉज 10.5.7.11 है, पेज नंबर 79 पे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। और उसके बाद में जो हमने लिखा है गामा MW, तो एक्चुअली में ये है एक गामा पार्टली सेफ्टी फैक्टर है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये अगर आपको शॉप में तैयार है, आपको जैसे क्वेश्चन देगा कि वेल्डिंग इज डन इन शॉप, अगर शॉप में ये किया हुआ है, वेल्डिंग की हुई है, तो उसकी वैल्यू जाएगी 1.25। अगर ये फील्ड में क्या कर रखी है तो 1.5। हालांकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको टेबल नंबर 5 में मिलेंगी, पेज नंबर 30 पे मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आपको इसकी सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है जी। अब देखो मिनिमम, अब लेंथ बोलते हैं कि साहब बेल्ट ऑफ लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए।
मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट, जैसे मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम होने के लिए आपके पास में 4 मल्टीप्लाई साइज ऑफ बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो मिनिमम लेंथ ऑफ बेल्ट क्या होनी चाहिए, 4 मल्टीप्लाई साइज ऑफ बेल्ट होनी चाहिए। अब ठीक है जी, अब अपने पास में जो आते हैं वो हम मैक्सिमम के लिए आते हैं कि भाई मैक्सिमम कंप्रेशन में और टेंशन में कितना एक पिच होना चाहिए। हम पिच के ऊपर बात करेंगे कि पिच एक्चुअली में कितना होना चाहिए। जैसे कि हम कंप्रेशन है, सपोज दैट कि ये कंप्रेशन में है, अगर ये कंप्रेशन में है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इफेक्टिव लेंथ ही हमने वेल्डिंग कर दिया। अब वेल्डिंग के बाद में जो बीच में ये गैप आया हुआ है आपका, इसको अपन बोल देंगे पिच, ये पिच। उसके बाद वापस से हम लोगों को एक वेल्डिंग करनी है। अगर ये कंप्रेशन में है तो ये पिच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर पिच है ये, तो ये 20 और 200 mm विच एवर इज लेस, जो इनमें से जो भी हमारा कम होगा वही हम यहाँ पर इसको पुट कर वो पिच दे देंगे। टेंशन में है तो 16T और 200 विच एवर इज लेस। अगर ये टेंशन में है तो टेंशन में जो पिच आएगी वो पिच से 16T आएगी और 200 mm जो भी लेस होगा उनमें से हम लोग इसको कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो हमने दे रखी हैं वही मैंने बता रखा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही मैंने इसमें लिखा हुआ है। और ये आपको जैसे कोड है मैं बता दूँ आपके लिए कहाँ मिल सकता है। ये कोड में आपको मिलेगा क्लॉज 10.5.5.2 पेज नंबर 79 पर, ठीक है जी। हाँ जी, अब फ्लीट बेल्ट, अब जब हम फ्लीट बेल्ट है और अज्यूम टू रेसिस्ट अप्लाई लोड बाय शियर एक्शन ओनली। एक्चुअली में जो फ्लीट बेल्ट है वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है ओनली शियर एक्शन को, टेंशन को रेसिस्ट नहीं करता है। फ्लैट बेल्ट को हम जो डिजाइन करते हैं वो केवल शियर एक्शन को रेसिस्ट करने के लिए डिजाइन किया करते हैं। अब इसमें आता है स्लॉट बेल्ट, नेक्स्ट है हमारा स्लॉट बेल्ट। तो स्लॉट बेल्ट में क्या है जी, देखिए ये हमारी स्लॉट बेल्ट बना दिया है। अब ये स्लॉट बेल्डिंग है और ये गैसेट प्लेट है। हम जो है गैसेट प्लेट पर एक चैनल सेक्शन मान लो, चैनल सेक्शन को लगा रखा है और इस पर हमें स्लॉट बेल्डिंग करनी है। तो एक क्वेश्चन ये है कि हम जो स्लॉटिंग देंगे वो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी। ये जो है मैंने इसको B1 बोला है, ये शुड नॉट बी लेस देन 2T। 2T क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगी। अब ये जो हमने वाइड दे रखा है, ये विड्थ है इसकी स्लॉट की, ये शुड नॉट बी लेस देन 3T और 25 mm विच एवर इज मोर। आपको ये 3T T वही है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट और 25 mm के अंदर जो भी ज़्यादा होगा वही हमें यहाँ पर इसको रखना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये एंगल सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। विड्थ ऑफ स्लॉट जो हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि विड्थ ऑफ स्लॉट शुड नॉट बी लेस देन 3T, ठीक है ना। ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, 25 mm है, जो भी ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। स्लॉट लोकेशन फ्रॉम वन साइड से जो लोकेशन क्या होगी, ये होगी आपकी शुड नॉट बी लेस देन 2T से कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओवरलैप लेंथ हम बोलते सब जैसे ये ओवरलैप लेंथ कितनी होनी चाहिए मैं एक बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, ये जॉइंट है और जॉइंट की ओवरलैप लेंथ है। ओवरलैप लेंथ जो है शुड नॉट बी लेस देन 4T मिनिमम, जो कि थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, और 40 mm विच एवर इज मोर, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा उसके लिए ही यहाँ पर अपन को ओवरलैप लेंथ लेनी पड़ेगी। लैप जॉइंट बोल सकते हो आप इसको, लैप जॉइंट हो सकता है, या फिर ये आपका ओवरलैप लेंथ हो सकती है। ओवरलैप लेंथ कभी 40 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, या 40 और 40 mm विच एवर मोर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वही ले लेंगे। अगर सपोज डेट मान के चलो कि इफ़ ओवरलैप लेंथ इज लिमिटेड देन स्लॉट, जब ओवरलैप लेंथ है, ये ओवरलैप लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, ये ओवरलैप लेंथ यहाँ पर, ये सॉरी ओवरलैप लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी, ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो हमें स्लॉट वेल्डिंग को यूज़ करना पड़ेगा, हमें स्लॉट वेल्डिंग देखनी पड़ेगी, वो स्लॉट वेल्डिंग बनानी पड़ेगी। ओके, हाँ जी। अब ये साइड बेल्ट, अब आप यहाँ देखोगे ये हमने बना रखा है, हम यहाँ पर जो बेल्डिंग कर रखी है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वो होते हैं साइड, इसको साइड फ्लेट बेल्ट बोलते हैं। ये साइड फ्लेट वो है, ये एंड फ्लेट बेल्ट है, ठीक है, और ये भी एक साइड फ्लेट बेल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल शियर, ये लॉन्गिट्यूडनल जो सब्जेक्ट हो, लॉन्गिट्यूडनल शियर जितनी भी लगता है और इससे सब्जेक्टेड है। ये ट्रांसफर शियर से सब्जेक्टेड होगा जो एंड फ्लेट बेल्ट है, और ये भी जो होगा लॉन्गिट्यूडनल शियर से सब्जेक्टेड होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो ओवरलैप लेंथ है आपकी सॉरी
लैप लेंथ है या ओवरलैप लेंथ है वो कभी बी से कम नहीं होनी चाहिए। जो इसके विड्थ है यहाँ से देखते हैं उससे कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो बी है ये 16 टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर मान के चलो जो बी है, जो ये दे रखा है आपके लिए बी, ये 16 टी से ज़्यादा है, तो हमें एंड फ्लिट वेल्डिंग यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जो एंड फ्लिट वेल्डिंग है ये तभी यूज करनी पड़ेगी जब ये बी जो है ये 16 टी से जब ज़्यादा होगा। तो नमस्कार, ये मैं यहाँ पर ये भी खत्म करता हूँ। नेक्स्ट में हम लोग कुछ इससे जुड़े एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और भाइयों मेरे चैनल मैगजीन से मेरे सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से करेंगे। इसके बाद रिपीटेड जॉइंट स्टार्ट करेंगे, टेंशन मेंबर वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।